स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 4.3 को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो 4.3 क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इंक्लाइंड प्लेन, जब हम बॉडी क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, बॉडी जो है हमारी इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स किस तरह से एक्ट हो रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ओनली। बस इतना ही पार्ट हमें सिलेबस में है, उतना ही हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन to the horizontal is less than the angle of repose, the body will be in equilibrium and no external force is required to help it to maintain equilibrium। देखो जब इंक्लिनेशन जो दिया है वो अगर लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो हमारी बॉडी जो भी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। कब, जब थीटा जो है वो कम होगा। किससे कम होगा, लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब देखो मैं आपको इस इमेज से एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल ऑफ रिपोज आपको पता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी देखा है हमने, एंगल ऑफ रिपोज भी देखा है। तो ये एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, अल्फा से अगर ये एंगल ऑफ रिपोज कम होगा तो बॉडी हमारी क्या गिरेगी नहीं, बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। अगर एंगल ऑफ रिपोज से अगर ये एंगल जो है अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब देखो एंगल ऑफ रिपोज मान लो ये है एंगल ऑफ रिपोज हमारा, ठीक है, तो इस कंडीशन पे बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रह जाती है, ठीक है। अगर एंगल इससे कम हो, मतलब इस एंगल से भी एंगल हमारा कम हो तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी। पर एंगल ऑफ रिपोज से भी एंगल हमारा अगर बढ़ गया तो बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी जो है वो डाउन हो जाएगी। मतलब स्लोप अगर बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, ठीक है। एक एंगल ऑफ रिपोज ही ऐसा एंगल होता है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज को। अगर उससे एंगल कम रहेगा तो ठीक है, बॉडी हमारी मूव नहीं होगी। पर एंगल ऑफ रिपोज से एंगल हमारा बढ़ गया, मतलब ये मान लो एंगल ऑफ रिपोज है, उससे अगर हमारा एंगल बढ़ गया तो हमारी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। समझ में आया। इस फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन था। एन एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हाउएवर इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज मोर देन द एंगल ऑफ रिपोज, द बॉडी विल मूव डाउन द प्लेन एंड एन अपवर्ड फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। मतलब देखो जब हमारा इंक्लिनेशन अगर हॉरिजॉन्टल को इंक्लिनेशन अगर हमारा ज़्यादा रहेगा, मोर रहेगा, किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो हमारी बॉडी मूव डाउन हो जाएगी। अगर उसको मेंटेन करने का है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने की है तो हमें अपवर्ड फोर्स लगेगा, रिक्वायर्ड अपवर्ड फोर्स, ठीक है। स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपवर्ड फोर्स लगेगा। कब, जब हमारा एंगल जो है, इंक्लिनेशन जो है वो ज़्यादा रहेगा, किससे, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को। वी शैल कंसिडर द थ्री केसेस। एक्सटर्नल फोर्स P इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। मतलब जो हमने इंक्लिनेशन लिया है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इस प्लेन को पैरेलल रहेगा और यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है, पॉइंट ही हमारा वही है। देखो सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली, सिर्फ पैरेलल टू द प्लेन ओनली, सिर्फ इतना ही पॉइंट हमारे सिलेबस को है। सेकेंड पॉइंट देखो, एक्सटर्नल फोर्स P इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विद द प्लेन। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो है यहाँ पे थीटा, इस तरह से P जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन को, मतलब इस प्लेन को जो जिसके ऊपर बॉडी खड़ी है उसको कोई तो एंगल कर रहा है थीटा, पर ये भी केस हमारे सिलेबस को नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। और एक्सटर्नल फोर्स P इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, वो भी, ये भी पॉइंट हमारे सिलेबस को नहीं है, ठीक है। जो भी P है वो
हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो केस नंबर 2 एंड 3 इज आउट ऑफ न्यू सिलेबस, तो ये सिलेबस को नहीं है, बस केवल फर्स्ट पॉइंट ही है, P अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, और हमारी हेडिंग भी वही है, जो भी फोर्स है वो पैरेलल टू द प्लेन ओनली है। ठीक है, इंक्लाइंड बॉडी जो भी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और बॉडी किस पे है, इंक्लाइंड प्लेन पे है, और उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है पैरेलल टू द प्लेन, मतलब हमारा प्लेन ऑलरेडी इंक्लाइंड है तो उसी पे पैरेलल टू द प्लेन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस का पॉइंट 4.3, और यहाँ पे मेन इंटेंसिटी यही थी कि आपको एंगल ऑफ रिपोज से अगर हमारा एंगल कम होता है तो एक्सटर्नल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती, अगर हमारा इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा होता है एंगल ऑफ रिपोज से तो बॉडी सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। बस ये 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उतना ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद हम इसका मेन थ्योरी पार्ट देखते हैं। ठीक है, मेन थ्योरी पार्ट में देखो 2 कंडीशन है, फोर्स पैरेलल टू द प्लेन, उसमें देखो बॉडी जस्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। इस केस में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा एंगल इंक्लिनेशन का एंगल ज़्यादा होता है एंगल ऑफ रिपोज से तो हमारी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी बॉडी जो है वो मूव होगी। यहाँ पे मोशन दिखाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा जो भी फ्रिक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो F इज इक्वल टू म्यू आर। और यहाँ पे और एक केस है, नेक्स्ट केस देखो, बॉडी जस्ट स्लाइडिंग अप द प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, ये सेकेंड कंडीशन है। अगर हमारा इंक्लिनेशन का एंगल अगर लेस देन रहेगा एंगल ऑफ रिपोज से तो उस केस में हमारी बॉडी क्या कहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन को है एक्ट होगी और हमारी बॉडी कहीं पे भी नहीं जाएगी। ठीक है, और हमने थोड़ा सा फोर्स ऐड किया उसके ऊपर तो हमारी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, तो इसलिए यहाँ पे मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। और यदि हमारी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो हमारा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों, देखो दो केसेस में, एक तो एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जब लेस देन होता है तो मोशन हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और ग्रेटर देन होता है तो मोशन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ये जो भी थ्योरी पार्ट है दोस्तों, दोनों केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डीप में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।